हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड मार्केट फेलियर, या बाजार विफलता तथा वस्तुओं का वर्गीकरण। यानी वस्तुओं का वर्गीकरण किस तरीके से बाजार विफलता को जन्म देता है। जब हमने बाजार विफलता के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि बाजार का एक मुख्य काम एलोकेटिव एफिशिएंसी को सुनिश्चित करना है। यानी बाजार वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में करवाए और केवल उन्हीं वस्तुओं का करवाए जिनको समाज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर बाजार ऐसा करने में सफल होता है तो उसको हम मार्केट सक्सेस कहते हैं। हम कहते हैं कि बाजार अपने फंक्शन में सफल हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि बाजार अपने फंक्शन में विफल हो गया है। उसके बाद जब हमने बाजार विफलता के स्रोतों और कारणों को एनालाइज किया था, उनको समझने का प्रयास किया था, तो हमने आइडेंटिफाई किया था कि बाजार जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में विफल हो जाता है। यानी अगर वस्तुएं सार्वजनिक हों, पब्लिक गुड्स हों, तो उनके संदर्भ में बाजार विफल हो जाता है। जब मैं यहां सार्वजनिक वस्तुओं की बात करता हूं तो इसमें जो क्वासी पब्लिक गुड या अर्ध सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वासी पब्लिक गुड्स कौन सी हैं और पब्लिक गुड्स कौन सी हैं। लेकिन जो मार्केट फेलियर है वो पब्लिक गुड्स के संदर्भ में एप्लीकेबल होता है। यानी पब्लिक गुड्स जो हैं वो मार्केट के द्वारा एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। या तो पब्लिक गुड्स का मार्केट होगा ही नहीं, अगर है तो या तो वो अंडर प्रोडक्शन की तरफ ले जाएंगी या उसके ओवर कंजम्पशन की तरफ ले जाएंगी, लेकिन बाजार जो है वो विफल रहेगा। तो आज के इस भाग 1 में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तुओं के वर्गीकरण का आधार क्या है मार्केट फेलियर के संदर्भ में। वैसे इससे पहले हमने वस्तुओं को क्लासिफाई किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। हमने गुड्स को सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं गिफन गुड्स या नॉर्मल गुड्स हैं, हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स हैं या आपकी कैपिटल गुड्स हैं। इस तरीके के विभाजन वस्तुओं के पहले से भी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम विभाजन करेंगे वो मार्केट फेलियर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक गुड्स के संदर्भ में बाजार विफल क्यों होता है। थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड जो है वो सैमुअलसन के द्वारा अपने 1954 के एक लेख में जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स है उसको स्थापित किया। उसमें उन्होंने ए प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स में इन वस्तुओं का नाम दिया कलेक्टिव कंजम्पशन गुड, या साझा उपभोग की वस्तुएं, जिनको हम एक साथ सभी लोग उपभोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं को पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो इन पब्लिक गुड्स के संदर्भ में बाजार विफल क्यों होता है, इन गुड्स की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, ये हमारा फोकस रहेगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी क्लासिफिकेशन किन आधारों पे होती है और किस तरीके से इन आधारों के आधार पे वस्तुओं को हम क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को नहीं समझेंगे तो हम पूर्ण रूप से जो बाजार विफलता की जो कंसेप्ट है उसको नहीं समझ पाएंगे कि बाजार विफल क्यों होता है, जब तक हमें वस्तुओं की प्रकृति का ना पता हो। अब इस पर्पज के लिए, जो मार्केट फेलियर के पर्पज के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की 4 कैटेगरीज होंगी, जिनको हम 2 एट्रीब्यूट्स के आधार पे, 2 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके आधार पे उनको हम क्लासिफाई करने वाले हैं। ये एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? ये एट्रीब्यूट है डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन और दूसरा एट्रीब्यूट है डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन। यहां ये ध्यान रखिए, जब मैं डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाई टू लो या लो टू हाई एक कंटिन्यूम में होगी। ऐसा नहीं या तो हाई होगी या लो होगी, नहीं, एक कंटिन्यूम में होगी। लो से चलेगी और धीरे धीरे वो हाई पे जाएगी। अगर मैं 0:100 का स्केल लूं तो 0 से शुरू होके, यानी डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन नील, नॉन एक्सक्लूजेबल है, और हाई यानी डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन बहुत ऊंची है। इसके बीच में वो अलग अलग सब गुड्स हैं, उस डिग्री में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। इसी तरीके से डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन दूसरा एट्रीब्यूट है, ये भी लो टू हाई होगा। यानी हाई डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन हो सकती है, लो हो सकती है, लेकिन ये कंटिन्यूम में होगी। चलिए पहले हम जानने का प्रयास करते हैं पहले एट्रीब्यूट्स को, जो था डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन या अपवर्जन की मात्रा। अब गुड्स 2 प्रकार की हो सकती हैं। डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन 2 तरीके का हो सकता है, एक एक्सक्लूडेबल या वर्जित और दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल या गैर वर्जित। पहले इनको समझते हैं, एक्सक्लूडेबल को समझते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल को समझते हैं। एक्सक्लूडेबल से हमारा अभिप्राय है कि अगर हम
किसी वस्तु के उपभोग से दूसरे व्यक्तियों को वर्जित कर सकें, उनको रोक सकें, तो हम कहेंगे कि वो गुड जो है वो एक्सक्लूडेबल है, उसका वर्जन किया जा सकता है, दूसरों को उसके प्रयोग से रोका जा सकता है। इसी तरीके से नॉन एक्सक्लूडेबल या गैर वर्जित से हमारा अभिप्राय है ऐसी वस्तुएं जिनके प्रयोग से दूसरों को नहीं रोका जा सकता, उसको हम गैर वर्जित वस्तुएं कहते हैं। यानी अगर डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन हाई होगी, अगर ये हाई होगी तो हम कहेंगे कि वो वस्तुएं जो हैं वो वर्जित हैं। यानी हाई डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब है कि दूसरों को उनके उपयोग से रोका जा सकता है। इसी तरीके से अगर डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो होगा तो इसका मतलब दूसरे व्यक्तियों को उनके प्रयोग से रोकने की संभावनाएं काफी कम है। मान लो कोई वस्तु है, हम ये चाहते हैं कि जो उसके लिए पे करे, उसका जो प्राइस पे करे, जो कीमत दे, वही उसको यूज करे, तो इसके लिए जरूरी है कि उसका वर्जन होना चाहिए। अगर मान लो किसी मार्केट में मैं बनाना खरीदता हूं तो जो बनाना का जो उपभोग है या जो केले का उपभोग है वो वही व्यक्ति करें जो उसके लिए पे करते हैं। अगर ऐसा सुनिश्चित किया जा सके तो हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन हाई है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में वो है। लेकिन कोई वस्तु ऐसी है जिसमें डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन नहीं हो सकता, जैसे हमारे शहर का पार्क है, मैं वहां पे घूमने जाता हूं, तो इसके फलस्वरूप मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता, चाहे उसके लिए मैं कुछ अदायगी करूं या ना करूं, तो वहां डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो हमारा लो है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन हाई है तो हम दूसरे व्यक्तियों को उसके उपभोग से वर्जित कर सकते हैं। यानी ऐसी एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को उसके प्रयोग से रोका जा सकता है, या नॉर्मली हम कहते हैं कि जो नॉन पेयर्स हैं उनको उसके उपयोग से रोका जा सकता है। दूसरी जो गैर वर्जन है, इसका मतलब अगर नहीं रोका जाए तो हम कहेंगे कि वो गुड जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो पहला एट्रीब्यूट डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन के हिसाब से, और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन या उपभोग में प्रतिद्वंद्विता की मात्रा, जिसको हम डिग्री की बात करते हैं तो ये डिग्री भी या तो हाई होगी या लो होगी। अगर डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन हाई है तो इसका मतलब वो गुड जो है वो राइवलरस है या राइवल कंजम्पशन वाली वस्तु है, यानी प्रतिद्वंदी उपभोग है। और अगर डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो है तो हम कहते हैं कि वो नॉन राइवलरस या नॉन राइवल कंजम्पशन है, यानी गैर प्रतिद्वंदी उपभोग है। प्रोफेसर ओस्ट्रोम जो पहली महिला नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने इसको सब्सट्रैक्शन इन यूज शब्द का प्रयोग किया राइवलरी की जगह, कि अगर किसी एक के प्रयोग से उस वस्तु की मात्रा घटती है, जो कंपटीशन है या जो प्रतिद्वंदी उपभोग है उसके स्थान पे उन्होंने सब्सट्रैक्शन इन यूज की परिभाषा या की कंसेप्ट दी, और ये कहा कि किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के कंज्यूम करने से अगर दूसरे व्यक्तियों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है तो वो कंजम्पशन जो है वो राइवलर कंजम्पशन है, या उसके जो सब्सट्रैक्शन इन यूज जो उनकी कंसेप्ट है उसकी कंडीशन को वो पूरा करता है। इसके विपरीत अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका एक व्यक्ति के उपभोग करने से दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता जो है वो कम नहीं होती है, तब हम कहेंगे कि ऐसी वस्तु जो है वो नॉन राइवल है, यानी गैर प्रतिद्वंदी है। यानी एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरों के लिए उस वस्तु की जो उपलब्धता है वो कम नहीं होती है, यानी सब्सट्रैक्टेबिलिटी ऑफ यूज का कंसेप्ट यहां पे लागू नहीं होती है। तो ऐसी वस्तु को हम गैर प्रतिद्वंदी उपभोग कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दो जो एट्रीब्यूट हैं जिनके आधार पर हम वस्तुओं और सेवाओं को परिभाषित करेंगे या उनको वर्गीकृत करेंगे, वो पहला डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन है और दूसरा डिग्री ऑफ राइवलरी है। डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन अगर हाई है तो वो एक्सक्लूडेबल गुड होगी, और अगर लो है तो नॉन एक्सक्लूडेबल होगी। और डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन अगर हाई है तो वो राइवल कंजम्पशन होगा, या सब्सट्रैक्टेबिलिटी ऑफ यूज का जो कंसेप्ट है ओस्ट्रोम की वो लागू होगी। और अगर गैर प्रतिद्वंदी उपभोग है तो इसका मतलब कि उसकी जो डिग्री ऑफ राइवलरी है वो लो है। चलिए, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम वस्तुओं को परिभाषित वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो यूज है वो कंटिन्यूम में रहेगा। जैसे अगर हम डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन की बात करें तो वो या तो हम हाई से लो दिखाएंगे या उसको लो से हाई दिखा सकते हैं। यहां पे मैंने डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन जो है आप देख सकते हैं ये हाई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मैंने लो लिया है, लेकिन ये कंटिन्यूम में है। हालांकि जब हम वर्गीकृत करेंगे तो उसको हाई और लो में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूम में है, ये हमको समझना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन जैसा कि हमने डिस्कस किया या तो हाई होगी या लो होगी। इसी तरीके से
राइवलरी इन कंजम्पशन यानी उपभोग में जो प्रतिद्वंदिता है, जो राइवलरी है यानी वो है, वो भी या तो लो होगी या हाई होगी। ये इन दो एट्रीब्यूट्स के हिसाब से 2 डिग्रीज होंगी, या तो हाई या लो। इसके आधार पे जब हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो 4 उसके सेल्स बनेंगी। पहली सेल कौन सी होगी? डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन को अगर हम लें तो ये हाई होगा। जैसे यहां पे अगर हमें, तो डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन यहां पे क्या है? हाई है, तो वो वस्तु क्या होगी? वर्जित। अभी हमने डिस्कस किया था। इसी तरीके से अगर राइवलरी इन कंजम्पशन हाई है तो इसका मतलब उसका जो उपभोग है वो प्रतिद्वंदी है। तो पहली सेल में वो वस्तुएं आएंगी जिनकी डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो हाई है और राइवलरी इन कंजम्पशन भी हाई है, यानी हाई हाई का कॉम्बिनेशन आएगा एक सेल में। अगर इसी तरीके से हम दूसरी सेल में देखें यहां पे, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो है। तो इसका मतलब इस वस्तु को दूसरों को इस वस्तु के उपभोग से वर्जित नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये लो हाई और लो का कॉम्बिनेशन होगा, यहां से आएगा हमारा राइवल इन कंजम्पशन। इसी तरीके से अगर आप नीचे की सेल पे आओ तो ये डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन हाई होगी यानी वर्जित होगी वस्तु, और राइवलरी इन कंजम्पशन जो है वो लो होगी यानी वस्तु जो है वो गैर प्रतिद्वंदी या नॉन राइवलरस होगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पे आओ तो डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो है यानी नॉन राइवल कंजम्पशन है। इसी तरीके से नॉन राइवल कंजम्पशन है और डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन अगर लो है तो इसका मतलब वो नॉन एक्सक्लूडेबल या गैर वर्जित वस्तुएं हैं। अब ये 4 सेल हैं और इन चारों सेल पे जैसा कि मैंने बताया था टाइप ऑफ गुड एंड सर्विसेज को हम 4 तरीके से परिभाषित करेंगे, 4 प्रकार की वस्तुओं को देखेंगे और उनके जो वर्गीकरण का आधार होगा वो 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन एंड राइवलरी इन कंजम्पशन। चलिए अब देखते हैं इनके तरफ से कौन सी वस्तुओं का निर्माण होगा। जैसा कि हमने वहां पिछले ये जो पिछला जो हमारा मैट्रिक्स था उसमें हमने वस्तुएं दिखाई थी राइवल्स और एक्सक्लूडेबल, तो इनको हम अलग से इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये सेल थी जिसमें एक्सक्लूडेबल थी और राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल और राइवल इन कंजम्पशन, एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल। अब यहां पे हर सेल में एक विभिन्न प्रकार की वस्तु होगी, देखते हैं कौन सी होंगी। सबसे नीचे देखते हैं कौन सी वस्तुएं हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं और नॉन राइवलरस हैं, यानी जो ऐसी वस्तुएं जो नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। अब नॉन एक्सक्लूडेबल कौन सी वस्तुएं थी? गैर वर्जित कौन सी वस्तुएं थी? जिनमें किसी एक व्यक्ति को उपभोग से अगर हम ना रोक पाए तो ऐसी वस्तुओं को हम नॉन एक्सक्लूडेबल कहेंगे। जैसा कि शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा लेने से कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं रोक सकता, सभी के लिए वो इक्वल नॉन एक्सक्लूडेबल है। इसी तरीके से शुद्ध हवा जो है वो नॉन राइवलरस भी है, किसी एक के उपभोग से दूसरे के लिए उसकी कमी नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स कहते हैं। अब जैसे कि फ्रेश एयर का मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान नॉन एक्सक्लूडेबल है, इसका मतलब कि सभी इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है नॉन राइवलरस है, किसी एक के लेने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती है। लाइट हाउस जो शिप को डायरेक्शन देने के लिए लाइट हाउस लगा हुआ होता है, वो जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई भी शिप आएगी वो उसकी लाइट को यूज कर सकती है। इसी तरीके से नॉन राइवलरस भी है, कोई एक अगर यूज करेगा उस लाइट को तो दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होगी। इसी तरीके से नेशनल डिफेंस है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक गुड्स का, यानी ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, जो उस देश के नागरिक हैं वो सबको प्राप्त होगी। और इसी तरीके से किसी एक व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है तो दूसरे के लिए उसकी कमी नहीं आएगी, जो देश की सुरक्षा है। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइटिंग है, अगर स्ट्रीट लाइटिंग को भी हम पब्लिक गुड्स मान सकते हैं क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरस भी है। तो इन विशेषताओं वाली वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं या पब्लिक गुड्स कहते हैं, जो इस सेल में है। और इस सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। अब हम पब्लिक गुड्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उपभोग में गैर प्रतिद्वंदी या नॉन राइवल होती हैं और जो है नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, यानी कुछ व्यक्तियों को इनके प्रयोग से हम नहीं रोक पाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को पब्लिक गुड्स कहते हैं। जो इस सेल में जो वस्तुएं हैं उनको कई बार हम प्योर पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। इसका मतलब कुछ इम्प्योर पब्लिक गुड्स भी होंगी, यानी जो 2 विशेषताएं होनी चाहिए नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल कंजम्पशन की,
उनमें से कोई अगर एक विशेषता हो, जैसे कि यहां पे अगर हम यहां आए तो केवल एक विशेषता तो है, नॉन राइवलरस है कंजम्पशन में, किसी एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे वस्तु के उपभोग में उसकी कमी नॉर्मली नहीं आती है, लेकिन ये एक्सक्लूडेबल है, यानी कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्रयोग से रोका जा सकता है जो उसके लिए भुगतान नहीं करते हैं, जो उसके लिए पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम इम्प्योर, ये इम्प्योर पब्लिक गुड हो गई, अगर हम इसको प्योर पब्लिक गुड कहते हैं तो ये इम्प्योर पब्लिक गुड हो गई, और इनको हम क्लब गुड्स या कंजेस्टिबल गुड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो वस्तु है इनके उपभोग से हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए पे नहीं करता उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि रोड है, रोड एक पब्लिक गुड है, कोई भी उस रोड को यूज कर सकता है, आसानी से आ जा सकता है, तो उसको एक सार्वजनिक वस्तु मान सकते हैं। लेकिन मान लो जो पब्लिक गुड, इसमें हम टोल टैक्स लगा देते हैं तो ये एक क्लब गुड्स बन जाएंगी या कंजेस्टिबल गुड्स बन जाएंगी, यानी उन गुड्स वस्तुओं को वही प्रयोग कर सकते हैं जो उसके लिए पे करेंगे। इसी तरीके से पार्क्स हैं, पार्क्स के लिए अगर हम टिकट लगा देते हैं तो एक्सक्लूड किया जा सकता है, जो उसके लिए पे करेगा वो पार्क में एंटर करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। सैटेलाइट रेडियो है या सैटेलाइट केबल टीवी है, केबल टीवी केवल उन्हीं को मिलेगा जो उसको लिए पेमेंट करते हैं, लेकिन ये नॉन राइवल है। एक बार अगर प्रोग्राम ट्रांसमिट होता है तो कोई एक व्यक्ति अगर उसको यूज करता है तो दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी मैकेनिज्म डिवाइस की जा सकती है जिनसे उन व्यक्तियों को जो उसके लिए भुगतान नहीं करते उनको उसके प्रयोग से रोका जा सकता है। एक्सक्लूडेबल हैं लेकिन नॉन राइवल इन कंजम्पशन है। पब्लिक गुड्स की एक विशेषता इसमें है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्लब गुड्स या कंजेस्टिबल गुड्स कहते हैं। अब अगर इसके ऊपर इस साइड में अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें तो कौन सी विशेषताएं हैं, ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं लेकिन राइवल इन कंजम्पशन है। राइवल इन कंजम्पशन मैंने एस्ट्रोन की डेफिनेशन बताई थी वहां पे। ओस्ट्रोम की डेफिनेशन में हमने ये कहा था सब्सट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूज, यानी एक के प्रयोग करने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सेल है इसमें वो वस्तुएं होंगी जिनके प्रयोग से दूसरों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक लोकेलिटी में 10 फ्लैट हैं और मैंने एक फ्लैट खरीद लिया तो बाकी के लिए 9 बचेंगे। राइवल इन कंजम्पशन है, दूसरों के उपभोग में कमी आ जाएगी अगर एक व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है। तो राइवल तो है कंजम्पशन में, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं वाली एक विशेषता इसमें है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी ऐसे व्यक्तियों को उसके प्रयोग से नहीं रोका जा सकता जो उसके लिए भुगतान नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, अगर ऐसी गुड्स हैं तो उनको हम कॉमन गुड्स कहते हैं, साझा वस्तुएं कहते हैं, या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं, या कॉमन पूल रिसोर्सेज कहते हैं, या कॉमन पूल गुड्स कहते हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि गैर वर्जित है ना, जो भुगतान नहीं करता उसको उनके प्रयोग से नहीं रोका जा सकता। जैसे समुद्र में मछलियां, समुद्र में मछलियां जो है ये कॉमन गुड्स या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या सामूहिक संपत्ति संसाधनों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कि क्यों है, क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, यानी समुद्र में मछलियां कोई भी जाकर पकड़ सकता है, उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति या एक फर्म या एक ट्रोल जो है जिनसे मछलियां निकालते हैं वो अगर वो यूज करता है तो दूसरे मछली पकड़ने वालों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। या उदाहरण के लिए हम गांव का तालाब समझ सकते हैं, गांव के तालाब में अगर मछलियां हैं तो वो कोई भी गांव का व्यक्ति जो है उस मछली को उस तालाब, अपने गांव के तालाब से जो साझा तालाब है उसको यूज कर सकता है, तो गैर वर्जित है, दूसरों को हम उसके उपयोग से नहीं रोक सकते। लेकिन राइवल इन कंजम्पशन है, अगर एक व्यक्ति उसका मछलियां निकालेगा उससे पौंड से या तालाब से तो दूसरे व्यक्तियों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम कॉमन गुड्स या सामूहिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। पास्चर्स हैं, जैसे कि जहां गाय जो पशु चराए जाते हैं, चरागाह जो है, या जंगल है, वन जो है हमारे, पानी है, एटमॉस्फेयर है, ये कॉमन गुड का एक एग्जांपल है। एटमॉस्फेयर को कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति यूज करता है, जैसे पोल्यूट करता है, तो वो दूसरों के लिए उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये वस्तुएं हैं, ये कॉमन गुड्स हैं। और एक और प्रकार की वस्तुएं जो यहां बनेंगी वो जो एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवल भी हैं, जो पब्लिक गुड्स से बिल्कुल अपोजिट हैं, दे आर प्राइवेट गुड्स। अब प्राइवेट गुड्स कौन सी हैं? नॉर्मली मैंने एग्जांपल दिया आपको बनाना का, खाने की कोई चीज हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, जो भी मार्केट में वस्तुएं नॉर्मली हमें मिलती हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं, क्योंकि
वो केवल उन्हीं को मिलती हैं जो उसके लिए पे करता है, और एक व्यक्ति जब उनको यूज कर लेता है तो दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता जो है वो कम हो जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि हम वस्तुओं को दो एट्रीब्यूट्स के आधार पे, दैट इज डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन के आधार पे चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हमने विभाजन किया था वो पब्लिक गुड्स का किया था। दूसरा, अगर उसमें से पब्लिक गुड की जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की कंडीशन थी उसको अगर हम रिलैक्स कर दें यानी एक्सक्लूडेबल मान लें तो वो क्लब गुड्स या कंजेस्टेबल गुड्स होंगे। इसी तरीके से नॉन राइवल की कंजम्पशन जो अजम्पशन थी उसके स्थान पे हम राइवल इन कंजम्पशन मान लें तो वो कॉमन गुड्स हैं। और जो ऐसी वस्तुएं जो एक्सक्लूडेबल हैं और जो राइवलरेस हैं तो ऐसी वस्तुओं को हम नॉर्मल गुड या पब्लिक गुड कहते हैं। यानी अगर जो दो डिग्री की दो एट्रीब्यूट्स की हमने डिग्री की बात की थी, अगर दोनों डिग्रीज हाई होंगी तो वो वस्तु जो है वो नॉर्मल गुड होगी, अगर दोनों लो होंगी तो वो वस्तु जो है वो सार्वजनिक वस्तु होगी। तो ये चार कैटेगरी हैं। अब इन वस्तुओं की जो क्लासिफिकेशन है हमने ये जानने के लिए की है कि बाजार विफलता का इनसे क्या संबंध है। यहां पे ये जानना जरूरी है कि केवल नॉर्मल गुड्स या प्राइवेट गुड्स को छोड़ के बाकी तीनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो कॉमन गुड्स हो, चाहे वो क्लब गुड्स हो, चाहे वो पब्लिक गुड्स हो, इन तीनों में बाजार विफल होता है। यानी जो प्योर पब्लिक गुड बोलते हैं, कह सकते हैं इनको हम, जो लो डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो, डिग्री ऑफ राइवलरी इन कंजम्पशन लो, तो ऐसी वस्तुएं जो हैं वो पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। इसके या प्योर पब्लिक गुड्स भी कहलाती हैं। अगर इनकी किसी एक जो 2 डिग्री लो थी उसमें से एक अगर हाई हो जाती है तो वो वस्तुएं या तो कॉमन गुड्स होंगी या क्लब गुड्स होंगी। इन दोनों के संदर्भ में भी बाजार विफल होता है और इन दोनों को हम कई बार क्वासी पब्लिक गुड्स या अर्ध सार्वजनिक वस्तुएं भी कहते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज की वस्तुओं में बाजार विफल होगा। क्यों विफल होगा ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने जानने का केवल यह प्रयास किया है कि वस्तुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है और उनके कारण बाजार विफल क्यों होगा, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के आधार पे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एमसीक्यू, ए प्योर पब्लिक गुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है, आप कह सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो नॉन राइवल इन यूज और फेलियर ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब नॉन एक्सक्लूजन, यानी नॉन एक्सक्लूजन एंड नॉन राइवलरी लो है दोनों, डिग्री ऑफ राइवलरी लो है और डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन लो है, तो ऐसी वस्तुएं जो है वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा जो एमसीक्यू है वो एक विशेषता को लेके है कि वस्तु की वो विशेषता जिसके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके लिए भुगतान नहीं करता है उसको उसके प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। ये डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन आ गया। डिग्री ऑफ एक्सक्लूजन अगर हाई है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और एमसीक्यू देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड वेयर बाई वन पर्सन यूज डिमेंसिस अदर पीपल्स यूज, यानी किसी एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे के लिए अगर उसकी उपलब्धता को कम करता है। एलेनोर ओस्ट्रम के शब्दों में सब्सट्रैक्टेबिलिटी ऑफ यूज, यानी उसके जो उसका भंडार है उसमें कमी आती है, तो उस ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइवलरी, क्योंकि वो राइवल इन कंजम्पशन होंगे, ठीक है, उपभोग के लिए प्रतिद्वंदिता होगी उसमें। एक और एमसीक्यू देखते हैं। ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, नाइदर एक्सक्लूडेबल नॉर राइवल, राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल बट नॉट राइवल। कॉमन गुड्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, तो इनका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, आपका सी होगा, राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल। क्यों? क्योंकि अगर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल है तो वो तो प्राइवेट गुड हो जाएगी, ना तो एक्सक्लूडेबल है नॉर राइवल है तो वो पब्लिक गुड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवल नहीं है तो वो हमारा क्लब गुड या कंजम्पशन जो कंजेस्टेबल गुड हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज owned by specific people, inexhaustible, refers strictly to rent resources,
refers to good owned by the society at large and freely usable by anyone. एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कॉमन गुड्स जो हमने देखी थी वो कौन सी वस्तुएं थी? अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल इन कंजम्पशन, यानी नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि इट इज ओन्ड बाय द सोसाइटी, इट इज ओन्ड बाय एवरीवन, क्योंकि हम किसी दूसरे को उसके प्रयोग से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। जैसा कि हम इसके नाम से भी जान सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन गुड है, यानी इट इज ओन्ड बाय द सोसाइटी एंड एनीवन कैन यूज इट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से ही जुड़ी हुई है। ये जो कॉमन गुड्स हैं इनकी ट्रेजेडी हमें पता है, दुखांत, जिसका अंत दुखदाई हो, उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब है कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, ओन्ड बाय सोसाइटी एट लार्ज एंड फ्रीली यूजेबल बाय एनीवन। कोई भी इनको यूज कर सकता है, पूरी सोसाइटी जो है इसको ओन करती है, लेकिन इनके जो प्रयोग से है वो हम दूसरों को वर्जित नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी कमी लाता है। जैसे कि हमने बताया था गांव के तालाब में मछलियां, सब गांव के सब व्यक्ति मछलियों को पकड़ सकते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? वो अगर ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ेंगे तो मछलियों का जो रीजनरेशन है वो नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे वहां से जो मछलियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी उस तालाब से। तो उसकी अंत क्या हुआ? दुखदाई हुआ। कॉमन्स यानी जो कॉमन वस्तुएं थी, कॉमन गुड्स थी, उसका अंत जो है वो दुखदाई होता है। इसको हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ये पूछा है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या मतलब है? कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक्सॉशन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर कलेक्टिवली ओन्ड, जो समाज के द्वारा या पूरे कम्युनिटी के द्वारा जो ओन्ड किए जाने वाले संसाधन हैं उनका अंत समाप्ति पर, उन साधनों की समाप्ति के साथ होता है, इसलिए उनको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। एक और एमसीक्यू देखते हैं, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पब्लिक गुड है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स टू एडिशनल कंज्यूमर इज, यानी एक एडिशनल कंज्यूमर अगर ऐड हो जाता है तो उसके लिए उस संसाधन की कॉस्ट, अगर वो पब्लिक गुड्स है तो क्या होगी? 0, 1, 2 एंड इन्फिनिटी। आप समझ सकते हैं इसकी सही आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि जैसे शुद्ध हवा अगर 2 व्यक्ति ले रहे हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी लेता है तो उससे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आती। यानी अगर हम लाइट हाउस का एग्जाम्पल लें, 2 शिप्स या जो जहाज समुद्री जहाज आ रहे हैं वो उसको लाइट हाउस को यूज करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, और अगर तीसरी जो समुद्री जहाज भी अगर आती है तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तीसरे के लिए भी वही कॉस्ट काम करेगी जो 2 के लिए करती थी। चौथी शिप आएगी तो भी वही कॉस्ट रहेगी, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 0 होगी फॉर एडिशनल कंज्यूमर इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। ये कुछ एमसीक्यू थे जिनके द्वारा हमने अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ये जान पाएं कि वस्तुओं को किन आधारों पर क्लासिफाई किया जाएगा अगर उनको मार्केट फेलियर के संदर्भ में हमें देखना है, और वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जिनके संदर्भ में बाजार विफल होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन जो 3 कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई की थी, प्राइवेट या नॉर्मल गुड्स को छोड़ के, उनके संदर्भ में बाजार विफल क्यों होता है। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।